नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पहले आज की कुछ खास खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। नोएडा में एक डॉक्टर ने लालच देकर मासूम बच्चे को अपनी क्लिनिक बुलाया। क्लिनिक के अंदर उसने रेप किया और फिर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू की। पुलिस को पता चला कि वो सेक्टर 10 के एक खंडर में छुपा हुआ है। पुलिस ने वहाँ पर दबिश दी। डॉक्टर ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी डॉक्टर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। गाजियाबाद के कन्या वैदिक कॉलेज में स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल शामिल हुए। यहाँ छात्र छात्राओं ने एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल्स को अतिथियों ने सराहा। गाजियाबाद के राइटगंज स्थित कन्या वैदिक इंटर कॉलेज ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कॉलेज में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस प्रदर्शनी में जो स्टॉल थी वो छात्र छात्राओं द्वारा लगाई गई थी। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने किया। यहाँ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडल्स को देखा और उसकी सराहना की। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि ये स्कूल शहर का पुराना स्कूल है। यहाँ से अब तक हजारों की संख्या में छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है ताकि देश का भविष्य सुरक्षित हो सके। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा कि बेटियों को शिक्षित करना हर अभिभावक का कर्तव्य है, क्योंकि एक बेटी आगे चलकर एक परिवार को संभालती है। प्रिंसिपल महिमा ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों की संस्था नोएडा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सभी 7 पदों पर राजकुमार चौधरी पैनल ने प्रचंड जीत हासिल की है। इस चुनाव में राजकुमार चौधरी ने चौथी हैट्रिक लगाई है। चुनाव परिणाम आने के बाद राजकुमार चौधरी का कर्मचारियों ने स्वागत किया। नोएडा विकास प्राधिकरण कर्मचारियों की यूनियन नोएडा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के 7 पदों पर चुनाव हुआ। सभी के सभी पदों पर राजकुमार चौधरी पैनल के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। राजकुमार चौधरी ने एनईए के चुनाव में चौथी हैट्रिक लगाई है। नोएडा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के पदाधिकारियों का वर्ष 2023-25 के लिए चुनाव हुआ। इस बार राजकुमार चौधरी और विमला देवी के पैनल आमने सामने थे। एनआई के चुनाव पर्यवेक्षक एसीईओ वंदना त्रिपाठी, राजेश कुमार और विजय रावल की देखरेख में कराया गया। इस चुनाव में 870 मतदाता थे, जिनमें से 831 ने अपने मत का प्रयोग किया। वोटों की गिनती इंदिरा गांधी कला केंद्र में हुई, जिसमें राजकुमार चौधरी पैनल ने विमला देवी पैनल को भारी मतों से हरा दिया। राजकुमार चौधरी को अध्यक्ष पद पर 670 वोट मिले, विमला देवी को मात्र 140 मिले। महासचिव जितेंद्र कुमार को 507, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा को 624, सचिव पद पर अमित कुमार को 630 वोट मिले। चुनाव में मिली जीत के बाद राजकुमार चौधरी पैनल के सभी प्रत्याशियों का कर्मचारियों ने स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम शुरू की है। इसी के तहत उन्होंने गाजियाबाद में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। समिति ने भूमाफिया महबूब अली के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। महबूब अली पर कई 100 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले का आरोप है। भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने भूमाफिया महबूब के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। समिति का कहना है कि भूमाफिया महबूब अली के खिलाफ अभी तक गाजियाबाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। समिति ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि कुर्क की गई अचल संपत्तियों में से कई का अभी भी प्रयोग हो रहा है। महबूब अली की अब तक कुल 167 करोड़ की अचल संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। वर्ष 2023 से पहले 8 मामलों में 183 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई थी। महबूब अली की जब्त संपत्तियों के बाद ये धनराशि 260 करोड़ के आसपास हो जाती है। वर्ष 2022 में कुल 30 मामलों में 33 करोड़ 80 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। समिति का आरोप है कि गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसकी संपत्ति को वापस लेने, अवैध निर्माण कराने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
बहुमंजिला इमारतों में अक्सर लिफ्ट फंसने और गिरने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार ऐसी घटना अस्पताल में हुई है। नोएडा के यथार्थ अस्पताल में एक लिफ्ट थी जिसका इस्तेमाल सामान को लाने ले जाने में किया जाता था। इस लिफ्ट का तार टूट गया और लिफ्ट गिर गई। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अक्सर सुनने में आता है कि बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट खराब हो जाती है, कई बार लिफ्ट गिर भी जाती है जिसमें लोगों को घायल होना पड़ता है। लेकिन नोएडा में इस बार घटना यथार्थ अस्पताल में हुई। नोएडा फेज़ 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 110 में यथार्थ हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के एक लिफ्ट में सामान लाने ले जाने का काम किया जाता है। इसी लिफ्ट का तार टूट गया और लिफ्ट झटके से नीचे गिर गई। इस घटना में यहाँ काम कर रहे 4 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल हुए लोगों में सिद्धनाथ, सृष्टि श्रीवास्तव, अर्जुन और सुखदेव हैं। इन सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। खबरों के पोस्टमार्टम में पहले जिक्र करता हूं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का। कंगना, जिनकी हाल ही फिल्म तेजस रिलीज़ हुई थी, कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर कर नहीं पाई। कंगना अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों शिवसेना से उन्होंने पंगा भी लिया था, काफ़ी उनकी ठन भी गई थी। अब उन्होंने एक बार फिर बयान दिया है। कंगना कहती हैं कि वो जल्द ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। अगर भगवान कृष्ण की कृपा रही तो वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, ये दावा भी वो कर रही हैं। उनका ये बयान चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि कंगना रनौत बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं। राजनीति को लेकर अक्सर वो बयानबाजी करती हैं, जिन पर चर्चा होती है, बहस होती है। लोग भी इसमें शामिल होते हैं, पसंद करते हैं। तो अब जो बयान दिया है कंगना रनौत ने, उस पर लोगों की और फिल्मी दुनिया से जुड़े जो हस्तियां हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कंगना रनौत ने स्पष्ट कहा है कि बहुत संभव है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो आपको प्रत्याशी के तौर पर नजर आए। जनवरी में अयोध्या मंदिर जनता के लिए खोलना है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ी योजना बनाई है। विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य है कि राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए समस्त हिंदू समाज को एकजुट किया जाए, उनको नज़दीक लाया जाए। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन के सजीव प्रसारण देश के 5 लाख छोटे बड़े सभी मंदिरों में एक साथ करने की योजना पर काम हो रहा है। इसमें हिंदुओं के हर समुदाय, हर जाति के मंदिर शामिल होंगे। इसके लिए अभी से संत रविदास मंदिर, कबीर मंदिर, भगवान वाल्मीकि मंदिर, नाथ संप्रदाय के मंदिर, अन्य समुदायों के मंदिरों के प्रमुखों से विश्व हिंदू परिषद बातचीत कर रहा है। वीप के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुनील जैन ने बताया है कि भगवान राम के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर वर्ग के सब व्यक्ति को अपने साथ लेकर चला जाए। देश में जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उनमें विघटनकारी शक्तियां हावी हैं, ऐसे आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से लगते हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष हिंदुओं को बांटने का काम करता है, विपक्ष का कहना है कि भाजपा हिंदुओं को बांटकर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। ऐसे ही आरोपों को लेकर विश्व हिंदू परिषद अब ये बड़ा काम कर रहा है। देश के 5 लाख से अधिक छोटे बड़े मंदिरों से संपर्क किया जा रहा है और ये प्रयास है कि उद्घाटन जो रामलला मंदिर का होगा उसको इन सभी 5 लाख मंदिरों में एक साथ लाइव दिखाया जाए। हम ये भी जानते हैं कि ये चुनावी वर्ष है, वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। तो ये प्रयोग विश्व हिंदू परिषद जो कर रही है इसको भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा एक बार फिर केंद्र की सत्ता में लौटना चाहती है। इसके लिए उसे सभी समुदायों की वोट चाहिए। विपक्ष के जातिगत जनगणना, ओबीसी समुदाय की भागीदारी के दाव से भाजपा थोड़ी मुश्किल में है। ये उसके लिए लक्ष्य करना
बाधा न बन जाए, इसीलिए राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए अनेक कार्यक्रम, अलग अलग तरह के स्तर के कार्यक्रम करके, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कार्यक्रम करके भाजपा विपक्ष के हमले की काट खोज रही है। जेल जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सपनेदा आजम खां के जौहर ट्रस्ट के कब्जे से शिक्षा विभाग की 3825 वर्ग मीटर ज़मीन मुक्त करने के आदेश शासन ने जारी कर दिए हैं। ये निर्देश दिए गए हैं कि अगले 7 दिन में ज़मीन खाली करा ली जाएगी। इस ज़मीन पर आजम खां ने रामपुर पब्लिक स्कूल, गर्ल्स विंग और समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना रखा है। शासन के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से रामपुर के जिलाधिकारी को इस संबंध में एक आदेश पत्र भेजा गया है, जिसमें कैबिनेट के फैसले का उल्लेख करते हुए शिक्षा विभाग की ज़मीन को कब्जे से मुक्त करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि ज़मीन को कब्जा मुक्त करके माध्यमिक शिक्षा विभाग को वापस सौंप दिया जाए। मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली सपा सरकार ने वर्ष 2006 में आजम खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को शिक्षा विभाग की ये ज़मीन दी थी, जिसकी लीज 30 साल की थी। इसके बाद यहाँ से जिला विद्यालय निरीक्षक का दफ्तर खाली कराया गया। फिर इस भवन में आजम खां ने समाजवादी पार्टी का कार्यालय शुरू किया। बाद में यहीं पर रामपुर पब्लिक स्कूल और गर्ल्स विंग बना दी गई। अपना एक नया कार्यालय बनाया जिसका नाम दारुल आवाम रखा गया। भाजपा विधायक की शिकायत पर यह सब कार्रवाई हुई है। अब अगले 7 दिन में पुलिस इस ज़मीन को खाली कराएगी। खबर नोएडा से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज सुबह से इस खबर ने धमाल मचा रखा है। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि एल्विश दिल्ली NCR क्षेत्र में रेव पार्टी का आयोजन करता है। रेव पार्टी में विदेशी लड़कियां मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सांपों का भी इस्तेमाल होता है। PFA ने इस संबंध में सेक्टर 49 नोएडा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि एल्विश स्नेक वेनम का इस्तेमाल कराता है, जिंदा सांपों के साथ फार्म हाउसेज में वीडियो शूट कराता है, विदेशी लड़कियों को बुलाकर स्नेक वेनम नशीले पदार्थों का सेवन करवाता है। हालांकि खुद एल्विश यादव ने अपने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सभी आरोपों को नकारा है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर हैं। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। नोएडा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरह की धाराओं में मुकदमा दर्ज है उसमें एल्विश को जेल जाना पड़ सकता है। एल्विश दोषी है बेकसूर, ये पुलिस की जांच में और अदालती कार्रवाई में साबित हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से स्नेक वेनम यानी कि सांप के जहर या स्नेक बाइट, सांप से अपने खुद को काटवाने की जो ये नशे की लत की बात खुली है, ये पूरे दिल्ली NCR, नोएडा, गाज़ियाबाद के लिए एक बेहद गंभीर घटना है। पिछले 2 दिन से पूरे दिल्ली NCR में प्रदूषण की धुंध जमी हुई है। आज हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। सुबह से पूरे NCR में कहीं भी धूप नज़र नहीं आई, सूरज नहीं निकला। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने आज बैठक की। बैठक के बाद कुछ निर्णय लिए गए। हालांकि उसके बाद भी प्रदूषण पर नियंत्रण फिलहाल होता नज़र नहीं आ रहा है। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जब तक बरसात नहीं होगी तब तक इसी तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ेगी। हालात ये हो गए हैं कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। जो सांस या फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित हैं उनकी हालत ज़्यादा गंभीर है। ग्रेड 3 के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा 14 ऐसे काम हैं जो आप दिल्ली में अब नहीं कर पाएंगे। उन पर कठोरता से प्रतिबंध लगाने की बात दिल्ली सरकार ने की है। ये काम है कि बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई और भराई आप नहीं कर पाएंगे, इन पर रोक लगा दी गई है। सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। BS4, BS3, BS6 वाहन नहीं चल पाएंगे। कच्चे माल की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बिल्डिंग की तोड़फोड़ पर रोक है। सड़क निर्माण पर रोक है। निर्माण संबंधी सामग्री की लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी, उनको इधर से उधर नहीं ले जाया जा सकेगा। पत्थरों, टाइल्स की कटिंग पर भी रोक लगा दी गई है। पेंटिंग के काम पर रोक है। सीवर लाइन और ड्रेनेज के काम पर रोक है। बीचिंग प्लांट के संचालन पर रोक है। पाइलिंग के काम पर भी रोक लगा दी गई है। कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक है। और वाटर प्रूफिंग के काम पर भी दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी है।
5 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, निर्माण कार्य बंद किए गए हैं। सड़कों की सफाई के लिए 12 मशीनें 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करेंगे, ये भी सरकार ने निर्णय लिया है। सड़कों पर पानी छिड़काव के लिए 300 से अधिक टैंकर सड़क पर उतार दिए गए हैं। डीटीसी की बसों के 4000 चक्कर बढ़ा दिए गए हैं, मेट्रो के चक्कर भी बढ़ा दिए गए हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आप स्वच्छ हवा में सांस ले सकें, लेकिन इसके लिए हमें भी ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे वायु प्रदूषण बढ़े, क्योंकि दिल्ली नहीं, गाज़ियाबाद, नोएडा की भी यही स्थिति है। आज सुबह से ही इन दोनों शहरों में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानी झेली है। तो आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली एनसीआर से जुड़े तमाम शहरों की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से जानकर चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा। नमस्कार।